इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है जब सर रिकार्डो ने रिफ्टन को कहा था, क्या उसमें प्राइड नहीं है? तो अब आगे। रिकार्डो अभी भी शांत नहीं होता। वो बोलता है, क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि क्रॉसियो कैसल में हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था? वो ड्यूक क्रॉसियो की बेटी है, वो तो बस एक। इतना सुनते ही रिफ्टन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से रिकार्डो की तरफ जाता है और सीधा उसे एक जोरदार पंच मार देता है। माहौल और भी सीरियस हो जाता है। बाकी सब लोग उन दोनों को शांत करवा रहे थे। रिफ्टन रिकार्डो का कॉलर पकड़ लेता है। रिकार्डो गुस्से में बोलता है, डैम इट, क्या तुम्हें लड़ाई करने की तड़प मच रही? रिफ्टन उसे एक और बार मारने वाला था कि मैक्सी उसका नाम कांपती आवाज में पुकारती है, रिफ्टन। रिफ्टन थोड़ा शांत होता है और उसे छोड़ देता है। सब पूछने लगते हैं, क्या आप ठीक हैं सर उर्सुलिन? रिफ्टन उसकी तरफ देख बहुत गुस्से में बोलता है, अगर तुमने दोबारा मेरी पत्नी के बारे में बोला तो मैं तुम्हें सर से कमर तक चीर दूंगा। रिकार्डो को दिखाया जाता है जिसका मुंह मार खाने की वजह से बिगड़ गया था। रिफ्टन मैक्सी को लेकर वहां से जाने लगता है। मैक्सी धीरे से उसका नाम लेकर बोलती है, रिफ्टन, आई एम सॉरी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिफ्टन उसकी तरफ देखता है लेकिन वो अभी भी सीरियस था। जैसे ही वो मैक्सी की आंखों में आंसू देखता है, उसका चेहरा नरमी से भर जाता है। वो उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़ बोलता है, मैक्सी, आई एम सॉरी कि आपको इस तरह का अपमान सहना पड़ा। मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो प्लीज़ मैक्सी, मत रो। मैक्सी की आंखों से अभी भी आंसू नहीं रुकते हैं। वो सोचती है, नहीं रिफ्टन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसने ऐसा बोला, ये मेरी गलती है। हकलाने के लिए, इनसिक्योर होने के लिए और इनकॉम्पिटेंट होने के लिए। बेकार और बेवकूफ़ मैक्सिमिलियन। ये सोच वो और उदास हो जाती है और रिफ्टन के गले लगकर तेज़ी से रोने लगती है और सोचती है, अगर मैं सभ्य होती तो तुम्हें इतना अपमान ना सहना पड़ता। अगर तुमने प्रिंसेस से शादी की होती तो तुम्हें ज़्यादा सम्मान मिलता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी उठती है, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। रिफ्टन फिक्र जताते हुए उसका नाम लेता है, मैक्सी, क्या तुम ठीक हो? मैक्सी बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने काम पर जाओ। रिफ्टन बोलता है, तुम्हारी आंखें पूरी लाल हो रखी हैं। मैक्सी बोलती है, ये ठीक हो जाएगा जब मैं अपनी आंखों पर बर्फ लगाऊंगी। और सोचती है, ये बहुत शर्मनाक है, काश मैं भर्ती में समा जाऊं। सर्वेंट्स ने भी मुझे रोते हुए कमरे में जाते देखा होगा। और उसे पीछे धक्का देते हुए बोलती है, क्या तुमने सुना नहीं था तुम्हें रॉड्रिगो बुला रहा था? तो जाओ। रिफ्टन बोलता है, मैक्सी, मैं चिंता कैसे ना करूं? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि रिकार्डो फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव ना करे। मैक्सी बोलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हें मेरे बिहाफ में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिफ्तान उसका हाथ पकड़ प्यार से बोलता है, तुम्हारी चिंता करना मेरा काम है। वो उसके हाथ पर किस करता है और बोलता है, वो तुम ही हो जिसकी मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परवाह है। मुझे पता है तुम भी अपसेट हो, तो तुम्हें ऐसी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी डोर पर नॉक होता है। कोई बोलता है, पार्डन माय लॉर्ड, आपको रॉड्रिगो ने जल्दी बुलाया है। रिफ्तान मैक्सी से जाते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मैक्सी बोलती है, ठीक है, और सोचती है, रिफ्तान सही है। एक नोबल लेडी ये डिमांड करेगी कि जिसने उसकी इंसल्ट की है उसे उसका भुगतान करना पड़े। और दूसरी तरफ मैं, लेकिन ये ठीक है, रिफ्तान को अभी तक एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उस ब्लॉन्ड बालों वाले नाइट को पता चल गया कि मैं बस एक हकलाने वाली बेवकूफ़ महिला हूँ। जब रिफ्तान को एहसास होगा कि मैं बस एक नोबल लेडी होने का दिखावा कर रही हूँ, भले ही उसे कुछ समझ नहीं आए, लेकिन अगर बार बार ऐसी घटनाएं होती रहीं तो वो थक जाएगा। क्या होगा तब? वो कहेगा, अब बहुत हो गया। क्या रिफ्तान को शर्म नहीं आती उस लेडी के साथ रहने में जिसे सब घृणा से देखते हैं? देन सीन शिफ्ट होता है। एक सर्वेंट बोलता है, माय लेडी। सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। मैक्सी भाग कर जा रही होती है और सोचती है, कितना पथेटिक है, मैं एक डरपोक हूँ। मैं कैसे उस पर शक कर सकती हूँ जब वो मेरे प्रति इतना काइंड है, वो मेरा इतना ख्याल रखता है। मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा ताकि मैं अपने बेकार विचारों को ख़त्म कर सकूं। वो दरवाज़ा खोल देती है। अंदर रूथ बैठा था। रूथ गहरी सांस लेकर बोलता है, आपने मुझे एक पल के लिए डरा दिया था। मुझे नहीं लगा था अब लाइब्रेरी में दोबारा आएंगी। मैक्सी हाँप रही होती है और बोलती है, क्या कोई बात है?
वो काम के कारण एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए भाग कर आई थी। रूथ उसे बैठने का इशारा कर बोलता है, आप बैठ क्यों नहीं जाती? और बोलता है, सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था ट्रेनिंग ग्राउंड की उस घटना के बाद आप यहाँ आएंगी। वैसे कुछ हद तक हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम सर रिफ्टन काफ़ी डरावने थे। मैक्सी कंफ्यूज होती है, तभी वो पूछती है, क्या सर अर्सुलिन को ज़्यादा चोट आई है? रूथ बोलता है, खैर वो बुरा तो नहीं कर रहा, लेकिन उस पर सर रिफ्टन ने हमला किया था। कमांडर ने खुद को रोक लिया होगा, नहीं तो उसका जबड़ा टूट जाता। मैक्सी उदास होकर बोलती है। अच्छा। रूथ तभी ऑकवर्ड होकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बिना सूचना के आपको वहाँ ले गया। नाइट्स आपके साथ कंफर्टेबल हो गए थे तो मैंने मान लिया कि सब ठीक रहेगा। मैं केयरलेस हो गया था। मैक्सी बोलती है, नहीं नहीं, तुम खुद को दोष मत दो। और सोचती है, असली वजह तो, लेकिन बोलती है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि नाइट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि मैं भी किसी ऐसी चीज़ से दूर रहूँगी तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। रूथ थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि सर अर्सुलिन आपके साथ इस तरह का बिहेव करें। बाकी नाइट्स ने भी आपका अपमान करने के लिए उसे काफ़ी सुनाया था और मुझे यकीन है कि उसे खुद रिग्रेट महसूस हो रहा होगा। मैक्सी सोचती है, क्या रिग्रेट? और उसे ये तो इम्पॉसिबल लगता है और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है, हाँ सही है। रूथ बोलता है, आपको वो थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन मेरा भरोसा करे माय लेडी, वो दिल के बुरे नहीं हैं। वो थोड़ा मुश्किल स्वभाव का हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी वफादार नाइट है। वो सर रिफ्टन को ऐसे कभी चुनौती नहीं देता। इसके अलावा ऐसा कोई नाइट नहीं है जो उसकी तरह अंधा होकर सर रिफ्टन की बात माने। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद वो हमेशा हर बात में आपत्ति जताता है। मैक्सी पूछती है, कौन सा इंसिडेंट? रूथ थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर बोलता है, वो जब सर रिफ्टन ने प्रिंसेस से मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया था। ये सुनकर मैक्सी को झटका लगता है। रूथ बोलता है, वो सर अर्सुलिन की वफादारी रॉयल फैमिली के प्रति अन्य रेमड्रैगन नाइट्स से बहुत ज़्यादा है। वो एक ऐसी नोबल फैमिली से हैं जिनका रिलेशनशिप रॉयल फैमिली से काफ़ी क्लोज है। जब वो नाइट बने थे तभी उन्होंने प्रिंसेस एग्नेस के लिए शपथ ली थी। मैक्सी नर्वस होकर पूछती है, क्या उसी ने रिफ्टन को प्रिंसेस एग्नेस से शादी करने का प्रस्ताव दिया था? रूथ बोलता है, सच कहूं तो ऑर्डर में सभी को यही लगा था वे शादी करेंगे। वे बैटलफील्ड में एक अच्छी टीम होने के अलावा उनका तालमेल भी बहुत अच्छा था। हम सभी को लगा था कि बैटल खत्म होने के बाद वे अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। और ऊपर से रॉयल फैमिली के साथ रिश्ता बनाना एक अच्छी बात है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितनी हैरानी हुई थी जब उन्होंने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। रूथ मैक्सी को देखता है, जो फ्रीज हो गई थी। वो बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैक्सी खुद को संभालती है और जबरदस्ती स्माइल करके बोलती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इससे मुझे ये जानने में हेल्प मिली है कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता। क्या इससे सभी नाइट्स के रिश्ते में दरार पड़ सकती है? रूथ ना में सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, रेमड्रैगन नाइट्स का बंधन उससे कहीं गुना ज्यादा मजबूत है जितना आप सोच रही हैं। सर अर्सुलिन को छोड़कर ऐसा लगता है बाकी सभी को आपसे कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर आप सर रिफ्टन को शांत कर सकती तो अच्छा रहेगा। वैसे भी सीरियस एटमॉस्फेयर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। मैक्सी बोलती है, मैं ट्राई करूंगी। रूथ गहरी सांस लेकर बोलता है, हे भगवान, क्या अब मुझे इन बड़े लोगों के साथ बच्चों की तरह बर्ताव करना पड़ेगा? मैक्सी सोचती है, रूथ के समझाने के बाद भी मैं चिंता किए बिना नहीं रह सकती। रिफ्टन ने रॉयल फैमिली का क्रोध लेकर उनके आदमियों से दुश्मनी ले ली है, क्योंकि उसने ड्यूक क्रॉयसो की बेटी को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो क्या अब सर अर्सुलिन की दुश्मनी खत्म हो जाएगी? क्या नाइट्स प्रिंसेस को छोड़कर एक हकलाने वाली बेवकूफ़ लेडी को सर्व करना बर्दाश्त करेंगे? क्या मेरे जरिए सहे गए हर अपमान का बदला रिफ्टन अपने पंच से देगा? क्या ये सच में सही सल्यूशन है? मेरे पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन तभी वो हेजिटेट करते हुए बोलती है, रूथ? रूथ बोलता है, हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैक्सी बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मैजिक मुझे ठीक कर सकता है? रूथ ये सुनकर उसे हैरानी से देखता है। मैक्सी बोलती है,
मुझे पता है ये अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने कहा था और स्पेल्स बनाए जा सकते हैं। रूथ कुछ सोचता है, फिर बोलता है, कई ऐसे मेजेस हैं जो खुद के स्पेल्स बना रहे हैं। उनमें से कुछ डेफनेस, ब्लाइंडनेस और लेमनेस जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए रून्स पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो इनहेरेंट डिसेबिलिटी को परमानेंटली ठीक कर दे। अगर मैं अपने सारे एफर्ट्स भी लगा दूं तो इसमें सदियां लग जाएंगी। ये सुनकर मैक्सी काफ़ी ऑकवर्ड और शर्मिंदा होती है। वो बोलती है, ओ अच्छा, मैं बस पूछ रही थी, इसके बारे में चिंता मत करना। और सोचती है कितना एम्बैरेसिंग था, और जल्दी से खड़ी होते हुए बोलती है, अच्छा तो मैं जा रही हूँ, रिफ्टन ने कहा था कि वो जल्दी आएगा। तभी रूथ उसे रोक देता है और ऑकवर्ड होकर बोलता है, हमारी बात खत्म होने से पहले लगता है मैंने आपके साथ कोई बड़ी गलती कर दी है। वो उसे बैठने का इशारा करते हुए बोलता है, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन प्लीज़ बैठ जाइए, इस पर मिलकर बात करते हैं। मैक्सी हैरानी से उसे देखती है, फिर बैठ जाती है। तभी रूथ हेजिटेट करते हुए बोलता है, माय लेडी, क्या आपने इसे कभी खुद से ठीक करने की कोशिश की है? मैक्सी ये सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। मैक्सी कांपते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसलिए ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ? रूथ बोलता है, नहीं माय लेडी, मेरा इरादा आपको ऑफेंड करने का नहीं था। मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि बोलने की आदत को प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। मैक्सी खड़ी होते हुए गुस्से में बोलती है, जब मैं छोटी थी तब मैंने इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की थी, लेकिन सब बेकार था। रूथ बोलता है, कैसी ट्रेनिंग? अचानक मैक्सी को पिछले सभी एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं। वो ऑकवर्ड होकर बोलती है, मैंने पोएम्स पढ़े हैं, तेज आवाज में स्क्रिप्चर्स बोले हैं। रूथ सीरियस होकर बोलता है, आखिर रोजमर्रा की बात में स्ट्रगल करने वाले इंसान के लिए एंशिएंट बुक्स पढ़ना उतना यूजफुल नहीं होता। उससे ज्यादा फायदा इस बात में है कि वो डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशंस का प्रैक्टिस करे। ये सुनकर मैक्सी बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, आखिर वो इतनी आसानी से ये कैसे बोल सकता है? मैंने पहले ही इसमें अपना सब कुछ दे दिया है। और बोलती है, मैंने सब कर लिया, लेकिन मेरी जीभ मेरा कभी साथ नहीं देती है। मैं जो कर सकती थी मैंने किया। तभी रूथ बोलता है, लेकिन आप में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है माय लेडी, क्या आपने ये नोटिस नहीं किया? ये सुनकर मैक्सी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। रूथ बताता है, माय लेडी, जब भी आप घबरा जाती हैं या नर्वस हो जाती हैं, उस टाइम को छोड़कर आप ऑलमोस्ट सही बोलती हैं। मैक्सी याद करती है जिस टाइम उसने वर्ड सही बोले थे। ये याद करके वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, वो सही है। कुछ टाइम पर बोलना कम मुश्किल था। क्या मैं सच में बदल सकती हूँ? अगर मैं मैजिक की तरह बार बार प्रैक्टिस करूं, तो क्या मैं खुद की दम पर सब ठीक कर पाऊंगी? अगर ऐसा है तो? वो पूछती है, आखिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? रूथ कंफ्यूज होकर बोलता है, पार्डन? मैक्सी बोलती है, जैसा तुमने कहा, मैं प्रैक्टिस से इसे ठीक कर सकती हूँ। मैं ये कैसे करूँ? रूथ बोलता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके कैसल में आरामदायक होकर बात करें। जैसा कि आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैक्सी इरिटेट होकर सोचती है, लेकिन क्या ये मेरे द्वारा किए गए से अलग है? रूथ बोलता है, हालांकि आपको आराम से बोलना चाहिए। मैंने देखा है जब भी आप एक्साइटेड होती हैं, आप जल्दी बोलने की कोशिश करती हैं। इससे आपका हकलाना और भी बढ़ जाता है। ये बात मैक्सी के सीधा दिल में तीर की तरह लगती है। मैक्सी बोलती है, हाँ ठीक है, मुझे और क्या करना होगा? रूथ कुछ सोचता है, फिर बोलता है, मुझे लगता है कि आप अपने वर्ड्स क्लियरली बोलने के लिए थोड़ा टाइम लें, चाहे आप धीरे ही क्यों ना बोलें। मेन गोल है बार बार प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना। मैक्सी सोचती है, धीरे और लगातार प्रैक्टिस से कम हो जाएगा, बस मुझे सही प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। फिर मैक्सी धीरे से और बिल्कुल सही तरह बोलती है, मैं समझ गई, क्या आपका मतलब ऐसा ही था? रूथ अपना सर हिलाते हुए बोलता है, एक्सीलेंट। मैक्सी सोचती है, मुझे नहीं पता मैं इसकी आदत कैसे डालूंगी। रूथ स्माइल करके बोलता है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मैं कुछ और एडवांस टेक्निक्स के बारे में देखूंगा। मुझे यकीन है अलग अलग तरीके अपनाने से एक ना एक तो काम करेगा। मैक्सी स्माइल करके बोलती है, ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूंगी। मैक्सी सोचती है, स्प्रिंग आने के बाद बर्फ पिघल जाएगी, लोग यहाँ एनाटोल विजिट करेंगे और रिफ्टन दूसरे नोबल्स के साथ घुल मिल जाएगा। अगर वे मेरी कमी के कारण उसका मजाक उड़ाएंगे तो? मैक्सी काफी सीरियस हो जाती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर थोड़ी सी भी बदलाव की उम्मीद है
तो भी मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का डर से कांप रहा था। वो छोटा था। मैक्सी उसके सामने खड़ी थी और काफी कंफ्यूज थी। वो सोचती है, ये तो साफ है कि ये लड़का काफी अनकंफर्टेबल है। तभी हेड शेफ बोलता है, क्लमजी क्रॉम ने अपना हाथ गर्म पान की वजह से जला लिया। फिर हमें दिखाया जाता है, रूथ मैक्सी को जबरदस्ती मैजिक प्रैक्टिस के लिए बाहर लेकर आया था। वो बोलता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस बार सब आपके आभारी होंगे, मैं सच बोल रहा हूँ। मैक्सी रूथ को गुस्से से घूरती है और रूथ उसे इग्नोर ही कर देता है। मैक्सी सोचती है, खैर यहाँ उसे ज्यादा देर खड़े रखने से उसका डर ही बढ़ेगा। मैक्सी बोलती है, मैंने सुना कि तुमने अपना हाथ जला लिया। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं देख सकती हूँ? लड़का थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर बोलता है, मेरा हाथ माय लेडी। फिर वो अपनी पट्टियाँ खोल देता है और बोलता है, ये लीजिए माय लेडी। मैक्सी उसके हाथ को देख सोचती है, ये रॉ और रेड हो चुका है, मैं सोच भी नहीं सकती कि इसे कितना दर्द हुआ होगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करने लगती है। लड़का हैरानी से मैक्सी की तरफ देखता है। मैक्सी सोचती है, मुझे फोकस करना होगा। रूथ ने कहा था कि हीलिंग मैजिक से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मुझे बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैजिक फ्लो करना है, जैसे मैंने मैजिक रून्स को एक्टिवेट करने में किया था। मैक्सी का मैजिक पूरा होता है। सभी हैरानी से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। बिल्कुल साइलेंस होता है। हम देखते हैं उस लड़के का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया होता है। ये देख सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं, इवन मैक्सी भी। सर्वेंट्स बोलते हैं, ये तो एकदम ठीक हो गया, घाव जलने का निशान भी नहीं रहा। लड़का बोलता है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ माय लेडी, थैंक यू। मैक्सी हैरानी से अपने हाथ देख रही थी। वो सोचती है, क्या मैंने सच में उसे बस एक ही बार में ठीक कर दिया? मैक्सी रूथ की तरफ देख खुशी से बोलती है, रूथ मैंने कर दिया। रूथ स्माइल करता है और बोलता है, एक्सीलेंट, आपने पहली बार में ही असाधारण रूप से ये किया है। मैक्सी बोलती है, क्या कोई और इंजर्ड है? मैं उसे हील कर दूंगी। तभी कोई बोलता है, मैं वॉलंटियर करना चाहूँगा। वो एलियट और हेबरॉन थे। एलियट आगे आकर बोलता है, बीच में आने के लिए हमें माफ़ कीजिए माय लेडी। ये सोचकर हमें दुख होता है कि कल हम कितने असभ्य थे। हम इस बात से अनजान थे कि आप कितनी स्किल्ड हैं। मैक्सी मना करते हुए बोलती है, नहीं, मैं इतनी स्किल्ड नहीं हूँ। तभी हेबरॉन स्माइल करता है और अपनी खरोंच दिखाते हुए बोलता है, मुझे स्पीयर चलाते टाइम चोट लग गई, क्या आप इसे देख सकती हैं माय लेडी? उसके घाव को देख मैक्सी काफ़ी शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या आप इसे घाव कहते हैं? इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। बाय।